Hello my dear class 5, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing very good. आप लोगों की छुट्टियां भी बहुत अच्छी गुजर रही होंगी and I'm very much glad to share this कि आप लोगों के काम मैं चेक करती हूँ and I'm very much happy that you are doing good efforts and keep it up. इसको जारी रखें. आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो you will just score good marks. Okay. So today we are going to do a very interesting activity and stay tuned and let's begin. Okay my dear class 5, today we are going to deal with chapter number 2. It's a kind of poem and its name is Harm No Living Thing, and we will do page number 21, 22 and 23. So my dear little students, the title of the poem is Harm No Living Thing, and this poem has been written by Maclay. Whenever you are going to start any story or any poem, first of all the thing which should be in your mind is regarding the author or the poet, so who wrote that. So this poem has been written by Maclay. The second thing, I just want to explain the title to you, that harm no living thing से क्या मुराद है. हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, नो का मतलब होता है नहीं, लिविंग थिंग मीन्स जानदार चीज़ को. सो द टाइटल मीन्स कि हमें किसी जानदार चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. हार्म नो लिविंग थिंग. एंड हु रॉट दिस? Maclay. Okay my dear little ones, so what are we going to learn today? We are going to learn a very beautiful poem, Harm No Living Thing. Before reading the poem, we just have to read the above mentioned paragraph. Nature provides us with things, with many things. नेचर का मतलब होता है कुदरत. कुदरत क्या है? हमारी जो लाइफ के अंदर हम लोग जितनी भी ब्यूटी देख रहे हैं, आसमान, ज़मीन, चांद, सितारे, दरख्त, फूल, पौधे, एवरीथिंग, रिवर्स, पहाड़, नदियाँ, एवरीथिंग, दिस इज़ कॉल्ड नेचर. ठीक है. अब नेचर प्रोवाइड्स अस विद मैनी थिंग्स. नेचर हम लोगों को, कुदरत ने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है. बट इन आवर ग्रीड फॉर मोर वी ऑफन डिस्ट्रॉय नेचर. लेकिन हम अपनी मज़ीद हासिल करने के चक्रों में, लालच में, हम लोग नेचर को, कुदरत को नुकसान पहुंचाते हैं. अब नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? फॉर सपोज इफ़ यू आर जस्ट पासिंग थ्रू अ गार्डन and you are just attracted towards one little beautiful flower which is of rose. You want and you just pluck it out. आप उस फूल को जब तोड़ते हैं तो वो डेड हो जाता है. ठीक है. आपको वो अच्छा लगता है, आप उसे ले लेते हैं, लेकिन आप उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आप उसकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं. ठीक है. तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए. The poem reminds us that all living things, plants and animals have a right to live in peace. अब ये जो पोएम है ये हम लोगों को एक लेसन देगी. वो लेसन ये होगा कि जितनी भी लिविंग थिंग्स अल्लाह पाक ने सबको बनाया है, जैसे हमें बनाया है, बाकी सबको भी वैसे बनाया है. प्लांट्स को और एनिमल्स को स्पेशली, इनको फुल ऑन राइट है कि जिस तरह हम लोग पीस से रह रहे हैं, हमें कोई तंग नहीं करता, तो उन्हें भी परेशान नहीं करना चाहिए. उनको भी आराम से अपनी लाइफ स्पेंड करने देना चाहिए. ठीक है. सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट नेचर एंड लिविंग थिंग्स that should not be harmed by us. Okay, so let's read the poem. Let your hand harm no living thing. Tread not on the busy ant or things that crawl or creep. Cause no mischief to those that fly. Leave in peace watery creatures. Renew your spirit, soul, energy from provided plants that cure and heal. Forbid your mind from searching greed, for only more is enough. So, अब हम इस पॉइंट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. Let your hand harm no living thing. अपने हाथ से किसी भी लिविंग थिंग को, किसी भी जानदार चीज़ को नुकसान ना पहुंचाएं. ट्रेड का मतलब होता है अपने पाँव के नीचे किसी को कुचल देना. Tread not on the busy ant. किसी भी चूंटी को या कीड़े को अपने पाँव के नीचे मत दें. और थिंग्स दैट क्रॉल और क्रीप. क्रॉल और क्रीप का दोनों का मतलब होता है रेंगना, और ना ही किसी रेंगने वाले इंसेक्ट को, ये जानवर तो नहीं होते, रेंगने वाले इंसेक्ट को आप अपने पाँव के नीचे मत कुचलें.
ऐसे रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं लाइक स्नेक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं. वैसे इंसेक्ट्स में कैटरपिलर आ सकते हैं, स्नेल आ सकते हैं, ठीक है. कोज नो मिसचीफ का मतलब भी नुकसान पहुंचाना या फसाद पैदा करना मतलब होता है. टू दोज दैट फ्लाई, और जो उड़ते हैं, उड़ते कौन है? परिंदे. जो हवा में उड़ते हैं उन्हें भी नुकसान ना पहुंचाएं. जिस तरह जो हंटर्स हैं वो जब हंटिंग के लिए जाते हैं तो वो बर्ड्स को शिकार बनाते हैं, ठीक है. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परिंदों के घर तबाह कर देते हैं, उनके नेस्ट को ख़राब कर देते हैं, ठीक है ना. तो वी शुड नॉट डू दैट. रीन्यू योर स्पिरिट, रीन्यू का मतलब होता है दोबारा पैदा करना. रीन्यू योर स्पिरिट, सोल, एनर्जी फ्रॉम प्रोवाइडेड प्लांट्स दैट क्योर एंड हील. आप अपनी रूह को, अपने जज्बे को, अपनी एनर्जी को प्लांट्स के ज़रिए से हील करें, क्योर करें. जो अल्लाह पाक ने प्लांट्स बनाए हैं वो हमारे लिए बनाए हैं. प्लांट्स हम लोगों को जीने में बहुत मदद करते हैं, ठीक है. सो यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ देम, उनको भी नुकसान ना पहुंचाएं. फोरबिड का मतलब होता है मना करना. योर माइंड, अपने दिमाग को मना करें फ्रॉम सर्चिंग ग्रीड, कि वो लालच ना करें, ठीक है. फॉर ओनली मोर इज इनफ, व्हाट यू हैव इज इनफ. मोर एंड मोर यू प्रोवाइड द नेचर बेनिफिट्स, यू विल गेट मोर. आप जितना नेचर को फ़ायदा पहुंचाएंगे, नेचर आपको उतना फ़ायदा पहुंचाएगी, ठीक है. सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस पोएम इन अ वेरी हम्बल मैनर. आप इस पोएम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, मेरा ख्याल है, ठीक है. सो गो थ्रू इट. Okay, dear ones, so now we are going to learn some difficult words which we found in the poem. Okay, so we find some difficult words in which we are feeling difficulty in learning. So जब आपको उनके मतलब पता चल जाएंगे तो आपको अपनी poem ज़्यादा interesting लगेगी, ठीक है. Okay, the first word is tread. Tread means put your foot on something, किसी के ऊपर पाँव दे देना, ठीक है. वेन एवर वी आर जस्ट वॉकिंग ऑन द फ्लोर, तो हम कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इंसेक्ट आ रहा होता है, वो हम लोग उसके ऊपर पाँव रख देते हैं. सो इसका मतलब होता है ट्रेड. सेकेंड वर्ड इज क्रॉल. क्रॉल का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड ऑन द हैंड एंड नीज. पाँव अपने घुटनों के जरिए और हाथों के जरिए क्रॉल करना या चलना, उसको कहते हैं क्रॉल. क्रॉल को हम लोग क्रीप भी कह सकते हैं. क्रीप, टू मूव स्लोली और क्वाइटली. क्रीप का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता रेंगना, ठीक है. तो क्रॉल और क्रीप का दोनों का मतलब है बहुत ज़्यादा सिमिलर है. मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना या फसाद पहुंचाना, या हाँ, इसको आप इंजरी भी कह सकते हैं. क्रीचर, लिविंग थिंग, ठीक है, जानदार चीज़ों को या मखलूक को कहते हैं. रीन्यू, रीन्यू मीन्स किसी चीज़ को दोबारा से रीन्यू करना, मतलब तजदीद देना, ठीक है, उसको दोबारा से रीमेक करना. टू मेक न्यू और टू रिफ्रेश, ठीक है. देन द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोवाइडेड. प्रोवाइडेड का मतलब होता है फराहम करना, ठीक है, टू सप्लाई समथिंग. सो दीज आर सम वर्ड्स. सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड्स. ओके, in the next slide there is the word forbid. Refuse to allow or ban something. Greed, intense, selfish desire for something. Enough, sufficient. Harm, injury or pain. Okay, now move ahead. Next word is forbid. Forbid means to refuse or to ban, ठीक है, मना कर देना. Greed का मतलब होता है लालच या लालची. Greedy का मतलब होता है लालची. Intense selfish desire for something, ठीक है. Enough means sufficient, काफ़ी. Harm means नुकसान पहुंचाना या इंजरी हो जाना. So you can write both meanings, ठीक है. Okay, move ahead. Okay, my dear ones, so now just come to page number 22. Learn to enjoy the poem. So we have to do some kind of interesting activities here. You have to use your mind and then you have to write your concepts and your answers. I will just help you out in a very little manner. So first
question is, the poet mentions three kinds of creatures in the animal kingdom. These are, okay, so you have just read the poem in a very good manner. So after reading that poem, what you think that what kind of living things have been mentioned in the poem? Poet ने मिकले ने कौन कौन से लिविंग क्रिएचर्स का जिक्र किया है इस पोएम के अंदर, उनके नाम आपने लिखने हैं. ओके ओके, so now just look at this slide. What I have mentioned here, the poet mentions three kinds of creatures in the animal kingdom. अब जब हम लोगों ने पोएम पढ़ी तो पोएम के अंदर पोएट ने थ्री लिविंग क्रिएचर्स के बारे में बात की हुई थी. ठीक है, अब वो कौन कौन से थे? सबसे पहले तो बिजी एंड्स. बिजी एंड्स कौन किस कैटेगरी में आते हैं? इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, सो वी हैव टू राइट हियर इंसेक्ट्स. फर्स्ट लिविंग क्रिएचर कौन हो गया? इंसेक्ट्स. देन बर्ड्स. बर्ड्स कैसे हमें पता चला? बिकॉज दे फ्लाई इन द स्काई. ठीक है, तो हम लोगों को पॉइंट से पता चला कि जो आसमान में उड़ते हैं वो कौन से लिविंग थिंग्स हैं? बर्ड्स. देन पोएट मेंशन दैट दोज लिविंग थिंग्स हु लिव इन वाटर. तो पानी में कौन से जानवर रहते हैं? फिश रहती है और टर्टल, टॉर्टॉइज. ठीक है, सो वी जस्ट हैव टू थिंक ऑन इट and you can write your own answers too. Insects, birds, fish. Okay, question number 2 is that what does the poet mean when he says provided plants? Provided by whom? For what? अब इसके अंदर पोइट ने एक वर्ड यूज़ किया है, प्रोवाइडेड प्लांट्स. ठीक है, इट्स ऑन लाइन नंबर यू कैन से थर्ड लास्ट लाइन के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड प्लांट्स दैट क्योर एंड हील. why he has just mentioned provided plants? Provided by whom? वो प्लांट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है और किसके लिए प्रोवाइड कर रहा है? ठीक है, हम लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर सोचना है. मैंने तो अपना आंसर आपको थोड़ी हिंट देने के लिए लिख दिया है बिकॉज इट वाज जस्ट लिटिल ट्रिकी. सो यू जस्ट हैव टू राइट योर ओन व्यूज एंड योर ओन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो मैंने आंसर लिखा है प्रोवाइडेड. सबसे पहले हमें प्रोवाइडेड का मतलब बताया है. प्रोवाइडेड मीन गिवन. ठीक है, स्पेशली बाय द नेचर. ठीक है, वो चीज़ जो आपको कुदरत ने दी है. प्लांट्स हैव गिवन एनर्जी थ्रू द क्रिएटर of nature. Who is the creator of the nature? Allah Almighty. So who produces the plants? Allah Almighty. ठीक है, and for whom he created? For us, for animals. Animals कैसे जिंदा रहेंगे जब तक वो plants नहीं खा सकेंगे, या हम कैसे जिंदा रहेंगे अगर हम plants नहीं खा सकेंगे? ठीक है, so they are created by creator of nature for the survival of all other living creatures. ठीक है, so don't try to write my answer, don't just trick it, just write your own answers. Okay, so now come to question number 3. It's on same page, page number 22. So what is meant by plants that cure and heal? So मतलब ये है कि क्या मतलब है इस चीज़ का कि प्लांट्स जो हैं वो आपको ठीक कर देते हैं, आपकी हीलिंग में और आपकी क्योरिंग में मदद करते हैं. ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो आपने बताना है कि इससे क्या मुराद है. दे ग्लैडन और हार्ट्स विद देयर ब्यूटी. दे आर यूजफुल फॉर क्योरिंग इलनेस ऑफ द बॉडी. दे यूज मेडिसिनल पावर्स टू काम द माइंड एंड ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ पीस एंड ऑल ऑफ अस. मतलब कि वो हमारे दिल को सुकून भी देते हैं अपनी ब्यूटी के ज़रिए. वो हमारी इलनेस में, हमारी बीमारी में हमारी मेडिकेशन करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं. वो अपने मेडिकेशन पावर से हमें कूल करते हैं, काम करते हैं और हमें सुकून अता करते हैं. या फिर इसका आंसर तीनों है. बेटा जी आप प्लांट्स को देखो, प्लांट्स की बहुत सारी ज़रूरियात है हमारी लाइफ में. प्लांट्स जो है वो मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं. प्लांट्स हम लोगों को ठंडक देने में होते हैं. प्लांट्स नहीं होंगे तो वी कैन नॉट ब्रीथ. ठीक है, प्लांट्स की वजह से हम लोग ब्रीथ करते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स की बहुत सारी ज़रूरियात हैं, खसूसियात हैं. सो इसके आंसर में आप लिखेंगे ऑल ऑफ अबव. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4. People should not destroy nature by constantly taking more and more from it. लोगों को नेचर, कुदरत को बार बार डिस्ट्रॉय नहीं करते रहना चाहिए.
विच लाइन और लाइन्स इन द पोएम कन्वेज अ सिमिलर मीनिंग। ये मैसेज जो है कि हमें प्लांट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ये किन किन लाइन्स के अंदर बात हुई है। सो ये तो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल सवाल है, सो यू जस्ट हैव टू डू इट बाय योर ऑन। ओके जी, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज ओनली मोर इज इनफ। अब इसके लिए आपको 3 ऑप्शंस दी गई हैं। ओनली मोर इज इनफ का मतलब क्या है? द मोर वी प्रोटेक्ट द नेचर द बेटर इट विल बी, देयर इज नो एंड टू ग्रीड, वी मस्ट सीक मोर फ्रॉम नेचर। या तो इसका मतलब है कि हम लोग जितना नेचर को प्रिवेंट करेंगे उतना बेहतर है, या इसका आंसर है कि लालच की कोई हद नहीं है, या इसका आंसर है कि वी मस्ट सीक मोर फ्रॉम नेचर, कि हम कुदरत से मज़ीद कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ऑल मोर इज़ इनफ का मतलब है पार्ट ए, द मोर वी प्रोटेक्ट नेचर द बेटर इट विल बी। हम जितना नेचर की हिफाजत करेंगे उतना हम उससे पॉजिटिविटी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सो मार्क द आंसर ए। Okay my students, it is almost a last part of our exercise. It's on page number 23. It's very interesting and it will create a very sensible kind of thinkings in your mind. आपने कभी इनके बारे में सोचा भी नहीं होगा, so ये जो point है आपकी बहुत help कर रही है। ठीक है, so the question is, it is an activity which asks that make a list of all the things you can do to protect nature from being harmed. अब नेचर के अंदर उन्होंने कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स वगैरह के नाम दिए हैं कि आप इनकी मदद किस तरह कर सकते हैं ताकि इनको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, जिस तरह एक प्लांट्स की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि प्लांट्स की हम लोग मदद कैसे कर सकते हैं। प्लांट द ट्रीज, कि हम लोग पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, डू नॉट कट देम डाउन, और हम लोग दरख्तों को काटें नहीं। ठीक है, हम जितने ज़्यादा दरख्त उगाएंगे हमारे लिए उतने ज़्यादा फ्रेशमेंट इन्वायरमेंट में आएगी, उतनी ज़्यादा पॉल्यूशन कम होगी। तो इसी तरीके से हम लोग बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, एनिमल्स की और फिश की मदद कैसे कर सकते हैं ताकि उन्हें नुकसान ना पहुंचे। इन माई माइंड आई जस्ट रॉट अबाउट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एंड यू जस्ट हैव टू राइट योर थिंकिंग्स अबाउट एनिमल्स एंड फिश। सो बर्ड्स के बारे में मैंने ये लिखा है कि वी कैन प्रोटेक्ट देम बाय मेकिंग नेस्ट फॉर देम। हम उनके लिए नेस्ट बना सकते हैं क्योंकि दे डिड और दे डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर मेकिंग देयर स्मॉल हाउस। ठीक है, अपना नेस्ट बनाने के लिए वो कभी यहाँ से यहाँ फिरती हैं, काफ़ी मुश्किल उनको फेस करनी पड़ती है। तो इसी दौरान कभी उनको कोई हंट कर लेता है, या इसी दौरान कोई उनको खा जाता है, एनिमल्स खा जाते हैं दूसरे। तो वी शुड हेल्प देम इन मेकिंग देयर होम्स एंड बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हंटर्स। यू नो, वी कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हंटर्स इफ़ वी जस्ट डोंट लेट देम go here and there in search of food, and we should provide them with good food so that they cannot fly from one place to another. Okay, and how can we protect insects? बेटा आपके घर में जब भी कोई कॉकरोच आ जाता है या कोई आप कह लें लिजर्ड आ जाती है, तो you just get afraid. In that feeling you just want to kill that insect. So हम उनको मारने के चक्करों में पेस्टिसाइड्स यूज़ कर लेते हैं या केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं, या आई थिंक आपको कोबरा स्प्रे के बारे में पता होगा, तो यू जस्ट यूज़ दैट फॉर देम। तो हमें पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज एज वी जस्ट रेड इन द पोएम कि उनको भी राइट है दैट अल्लाह पाक ने उन्हें भी क्रिएट किया है, किसी मकसद के लिए क्रिएट किया, सो वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ राइट टू किल देम। लेट देम लिव विद पीस। ओके, so you just have to share your thinking regarding insects and regarding animals and fish, that how can you protect them in a peaceful manner. Okay, so my dear little students, I really enjoyed by delivering the lecture to you. So you just have to go through all this activity and prepare them in a very good manner so that that can help you in your exam. Okay guys, good luck.